हेलो कमांडो, वेलकम टू बायोलॉजिक्स क्लासेस। अभी तक हम लोग इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और किस तरीके से स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और ओवम का प्रोडक्शन होता है। कोई बता सकते हैं कि ये जो ओवम का प्रोडक्शन या फिर स्पर्म का प्रोडक्शन को प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस के बाद हम लोग को स्पर्म एंड ओवम प्रोडक्शन हुआ था और उसके बाद इन दोनों का फ्यूजन और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जो कि देखे थे हम लोग कि फाइलोपियन ट्यूब्स में होता है। और फाइलोपियन ट्यूब में भी अगर बात करें तो एग्जैक्ट पोजीशन फाइलोपियन ट्यूब में जहाँ पर एम्पुलरी एंड इस्थमस का जंक्शन होता है वहाँ पर एग्जैक्ट वे में फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसका रिजल्ट क्या देखे थे कि जायगोट फॉर्मेशन हुआ था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि उस जायगोट के बाद उसका क्या होता है, क्या चीज़ें डेवलपमेंट करके बनेगा, उसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। और आज का टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड द इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट इसलिए कि जो जायगोट बना था उस जायगोट में उस जायगोट का क्या होगा, उसका फेट क्या है, उसका भविष्य क्या होगा, किस तरीके से एम्ब्रियो का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। जायगोट से एम्ब्रियो तक के डेवलपमेंट को प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक, तो इस जायगोट में किस तरीके से डिवीजन होगा, किस तरीके से ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक, तो ये क्या हुआ कि जायगोट जब फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बना, तो तुरंत इमिडिएटली उसके बाद उसमें डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, लगभग 30 घंटे बाद फर्स्ट क्लीवेज होता है। और यहाँ पर हम लोग क्लीवेज की बात कर रहे हैं, तो क्लीवेज में क्या होता है कि जैसे कोई एक सेल है तो उसमें दो पोल्स होते हैं, एक एनिमल पोल होता है और इधर एक अपोजिट पोल होता है। तो इन दोनों को पोल के बीच से जब डिवाइड होता है तब ऐसे डिवीजन को हम लोग बोलते हैं होलोब्लास्टिक डिवीजन। और यहाँ मैमेलियंस की बात करते हैं, मैमेलियन जायगोट की बात करते हैं, तो मैमेलियन जायगोट में होलोब्लास्टिक डिवीजन होता है, बट इक्वल और अनइक्वल दोनों हो सकता है। पर यहाँ हम लोग ह्यूमंस की बात करते हैं तो यहाँ पर होलो ब्लास्टिक डिवीजन के साथ साथ अनइक्वल डिवीजन होता है। तो क्या बात हम लोग बोल रहे हैं कि जैसे जायगोट है तो जायगोट में आफ्टर 30 आवर्स के बाद फर्स्ट क्लीवेज होगा। फर्स्ट क्लीवेज होगा तो क्या बनेंगे, दो सेल बनेंगे। तो यहाँ पर जो दो सेल बन रहे हैं, यहाँ पर से अब हम लोग इस सेल्स को बोलते हैं ब्लास्टोमेयर बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्लीवेज आफ्टर 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, द फर्स्ट क्लीवेज इन जायगोट टेक्स प्लेस एंड फॉर्म्स टू ब्लास्टोमेयर्स, एंड दिस process is going to happen in fallopian tube. ओके, फैलोपियन ट्यूब में ये अभी डिवीजन हो रहा है। इसके बाद भी सेकेंड डिवीजन कब होगा, तो सेकेंड डिवीजन आफ्टर 60 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन उसके बाद होता है। ठीक, तो मतलब क्या बोल रहे हैं कि 60 आवर्स के बाद सेकेंड डिवीजन हुआ। सेकेंड डिवीजन होगा तो कितना सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे। और उसके बाद आफ्टर 72 आवर्स, और वी कैन से दैट आफ्टर 72 आवर्स थर्ड डिवीजन इन जायगोट टेक प्लेस। ओके, अब इसके बाद क्या होगा कि जिस तरीके से ये जायगोट जो है, ये जायगोट ये डिवाइड हो रहा है, तो 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल बन रहे हैं, तब ये एक छोटे छोटे सेल्स का क्लस्टर बन जाएगा। और इस क्लस्टर को हम लोग बोलते हैं मोरूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं। और ये लगभग 16 से 32 ब्लास्टोमेयर सेल्स का स्टेज रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोरूला। और मोरूला किस लिए बोलते हैं, क्योंकि ये एक मलबरी प्लांट्स की तरह, मलबरी जिसको हम लोग हिंदी में शहतूत बोलते हैं, उसकी तरह दिखता है। ठीक है, तो कभी मलबरी देखे होंगे तो देखे होंगे क्या कि छोटे 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 इस तरीके से बहुत सारे उसमें क्लस्टर्स लगे हुए रहते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे बिल्कुल दाने इस तरीके से लगे हुए नजर आएंगे। तो ये छोटे छोटे दाने और इसी की तरफ, और ये एक, इसको ऐसे समझ लीजिए ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो क्या हुआ कि एक चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है और उसके अंदर में छोटे 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 सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जिसको ब्लास्टोमेयर्स बोलते हैं। और ये लगभग 16 से 32 ब्लास्टोमेयर सेल्स का स्टेज होता है, उसको हम लोग मोरूला स्टेज बोलते हैं या मोरूला बोलते हैं। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, सॉलिड मास मोरुला के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि मोरुला इज द स्टेज ऑफ 16 to 32 ब्लास्टोमेयर सेल्स एंड लुक्स लाइक मलबरी, सो दैट इज कॉल्ड द मोरुला। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग तो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो जायगोट बनता है उसके चारों तरफ जोना पेलुसिडा लेयर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और ये जोना पेलुसिडा लेयर्स, अब ये ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा, ज़्यादा सेल्स इसमें क्लीवेज के थ्रू बनना शुरू हो जाएगा, तब उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। और जोना पेलुसिडा का दूसरा काम क्या है कि वो फैलोपियन ट्यूब में, अभी ये सब सारे स्टेजेस हम लोग फैलोपियन ट्यूब में देख रहे हैं, तो उस जायगोट को फर्टिलाइजेशन होने के बाद कहीं फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट ना कर जाए, फैलोपियन ट्यूब से कहीं जुड़ ना जाए, इसलिए वो जोना पेलुसिडा लेयर उसको प्रोटेक्ट करता है। और अगर यहीं पर एक केस आता है कि अगर वही जायगोट फैलोपियन ट्यूब में जाकर इम्प्लांट कर जाता है बशर्ते कि यूट्रस, तब वैसे प्रेगनेंसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जायगोट यूट्रस के साथ फिक्स होना चाहिए, इम्प्लांट होना चाहिए, लेकिन अब वो यूट्रस के साथ के अलावा अगर कहीं और भी जाकर ये फर्टिलाइज करने के बाद फिक्स होता है, इम्प्लांट होता है, तब वैसे प्रेगनेंसी को हम लोग बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये सेंटेंसेस में क्या लिखा हुआ है, थ्योरेटिकली क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अभी तक मोरुला स्टेज समझ में आ गया। ठीक है, चलिए देखिए लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट इज कॉल्ड एम्ब्रायोजेनेसिस। क्लीवेज, यहाँ पर हम लोग क्लीवेज चर्चा कर लिए कि दैट इज होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल क्लीवेज होता है। क्लीवेज होलोब्लास्टिक इन मैमेलियन जायगोट्स स्टार्ट विद द जायगोट moves down to uterus in 3 to 5 days after fertilization. After 30 hours of fertilization, newly formed zygote divides mitotically and forms two blastomeres in fallopian tube, that is first cleavage. And after that, the next division takes place after within 60 hours of fertilization. And the third division is on the third day, about the third day, that is after 72 hours after fertilization. एंड इसके बाद क्या बोले कि फॉर्मेशन ऑफ मोरुला। तो फॉर्मेशन ऑफ मोरुला में क्या होगा, कैसे मोरुला बनेगा, तब यहाँ पर तक ये देखिए, फर्स्ट क्लीवेज में तो 2 सेल बना, सेकेंड क्लीवेज में 4 सेल बना, थर्ड क्लीवेज में 8 सेल बना। अब इसके बाद जो फोर्थ क्लीवेज होगा तो यहाँ से 16 सेल बन जाएंगे, और यही 16 से 32, इसके बाद जो फिफ्थ क्लीवेज होगा तब 32 सेल का बनेगा। तो ये जो एक स्ट्रक्चर बनेगा, एक सॉलिड मास बनेगा, और इसमें ढेर सारे मतलब 16 ब्लास्टोमेयर्स या फिर 32 ब्लास्टोमेयर्स प्रेजेंट रहेंगे, और उस स्ट्रक्चर को मोरुला बोलते हैं, जो मलबरी लाइक रहता है। ठीक है, तो वही बातें यहाँ पर लिखा है कि आफ्टर फोर्थ क्लीवेज 16 to 32 ब्लास्टोमेयर सेल स्टेज फॉर्म्स which look like mulberry called morula. This is solid mass structure. And due to holoblastic and unequal cleavage, 2 types of blastomeres are formed. कैसे, अब ये इसको बात समझना है तो इसको ऐसे समझिए, क्या बोल रहे हैं कि जैसे ये पूरा जायगोट है, ये डिवीजन हो रहा है, इस तरीके से डिवीजन हो रहा है, बहुत सारे हो गया। अब अनइक्वल डिवीजन हो रहा है, अनइक्वल कैसे होगा, तो लीजिए भाई इस तरीके से हो गया, ये वाला हो गया स्मॉल ब्लास्टोमेयर्स और इधर वाला लार्जर हो गया, अनइक्वल हो गया। और क्या हो गया, एक छोटा इसमें स्मॉलर सेल्स या ब्लास्टोमेयर्स बन जाएंगे जिसको हम लोग माइक्रोमेयर्स बोलते हैं, और एक बड़ा सेल बन जाएगा जिसको हम लोग मैक्रोमेयर्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैक्रोमेयर्स जो रहेगा, ये माइक्रोमेयर्स रहेगा वो स्मॉलर सेल रहेगा और ये बाहर के तरफ प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और बड़ा बड़ा जो सेल है मैक्रोमेयर सेल रहेगा वो इनर अंदर में प्रेजेंट रहेगा जिसको हम लोग इनर सेल मास बोलेंगे। ठीक है, और यही फिर मोरुला स्टेज 4 से 6 दिन वो धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब से वो पास डाउन हो जाएगा, कहाँ पर,
यूट्रस में, क्योंकि इसके बाद वो मोरुला स्टेज के बाद ब्लास्टुला स्टेज आएगा और ब्लास्टुला स्टेज में एम्ब्रियो के ये यूट्रस के साथ जाकर फिक्स होता है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम वॉल से फिक्स होता है, अटैचमेंट होता है, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। क्लियर है? क्लियर है? चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है जो। तो हम लोग बात कर रहे थे फॉर्मेशन ऑफ मोरुला, तो क्या बोल रहे हैं कि देयर इज एन आउटर लेयर, इसके पहले हम लोग देख लेते हैं। ड्यू टू होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल क्लीवेज टू टाइप्स ऑफ ब्लास्टोमेयर्स आर फॉर्म्ड। कौन कौन सा? आउटर लेयर दैट इज स्मॉलर इन साइज are transparent around on inner mass that is larger cells that is also called macromere, और ये मैक्रोमोरुला स्टेज नाउ रीचेस द यूट्रस अबाउट 4 to 6 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये एक फिक्स फिनोमेना है। क्या है? मोरुला स्टेज 4 से 6 दिन में वो नीचे यूट्रस के पास पहुंचता है, और ये भी हम लोग जानते हैं कि जो यूट्रस के साथ ब्लास्टुला स्टेज में उस एम्ब्रियो को फिक्सिंग होती है, इम्प्लांटेशन होता है, तो वो लगभग 6 से 10 दिन के बीच में होता है, लेकिन ऑन एवरेज अगर बात करें तो 7वें दिन वो फिक्स होता है। अगर नीट में पूछता है तो हम लोग 7वें दिन 7th डे इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है? ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, चलिए आगे देखते हैं। एट दिस पॉइंट, देखिए ये देखिए हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए। एट दिस पॉइंट जोना पेलुसिडा दैट इज मेम्ब्रेन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, वो क्या करता है? इन सारे सेल्स को एक 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 सीमित दायरे में एनक्लोज रख करके रखता है, एक छोटे दायरे में इसको बांध कर रखता है। तब क्या होता है कि इसका ग्रोथ नहीं हो पाता, इसका अब इससे ज़्यादा 16-32 सेल यहाँ पर अटैच्ड हो गए, अंदर हो गए, अब इसको और बढ़ना है, तब इस पर तो प्रेशर बनेगा, इसको टूटना पड़ेगा। ठीक है, तो उस जोना पेलुसिडा का लेयर क्या क्या काम कर रहा है? एक तो सेल ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, लिमिट कर रहा है, और दूसरा कि वो यूट्राइन वॉल या जो फैलोपियन ट्यूब्स है उसमें उसको रोकने से, चिपकने से रोकने से रोकता है, चिपकने से, स्टिकिंग होने से रोकता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, वही बातें यहाँ पर लिखा है कि एट दिस पॉइंट जोना पेलुसिडा दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन मेम्ब्रेन सराउंड्स द सेल in intact, which limits the cell growth and prevents its sticking to uterine wall। ठीक है, अब क्या होगा? ब्लास्टुला मोरुला स्टेज के बाद क्या होगा? मोरुला स्टेज के बाद अब ब्लास्टुला स्टेज आएगा, और ब्लास्टुला स्टेज में हम लोग देखेंगे कि उसमें एक कैविटी डेवलपमेंट होता है जिसको हम लोग ब्लास्टोसील बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। अब फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला के बाद मतलब क्या होगा, कैसे ब्लास्टुला बनता है? तो ये देखिए हम लोग क्या बोले थे कि 4th डे क्या देख रहे थे कि मोरुला स्टेज में क्या हो गया? मोरुला स्टेज में 2 सेल लेयर डिफ्रेंशिएट हुए थे, एक बाहर के तरफ और एक अंदर के तरफ। तो जो बाहर वाला लेयर था उसको हम लोग बोलते हैं, जो स्मॉलर सेल्स प्रेजेंट थे उसको हम लोग बोल देते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। और अंदर के तरफ जो सेल्स प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोले थे? दैट इज लार्जर इन मैक्रोमेयर्स बोले थे, और वो बना देता है इनर सेल मास, इनर सेल मास। और ये इनर सेल मास आगे जाकर एम्ब्रियो को फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और ये ट्रोफोब्लास्ट जो है, ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है सेल्स का, वो क्या काम करेगा? वो इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा, इम्प्लांटेशन में वो हेल्प करेगा। कैसे? तो वो कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन करेगा, जिसके थ्रू वो यूट्राइन वॉल के साथ, मतलब इंडोमेट्रियम वॉल के साथ वो फिक्स होगा, और वो न्यूट्रिटिव मीडियम को एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट लेयर के बीच में एक कैविटी डेवलपमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हॉलो कैविटी, या उसको हम लोग ब्लास्टोसील या फिर ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ट्रोफोब्लास्ट जैसे ही इम्प्लांट करेगा, जैसे ही ये अटैच्ड करेगा एंडोमेट्रियम वॉल से, वो न्यूट्रिटिव मीडियम को एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा, और वो इनर सेल मास, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो एम्ब्रियो को डेवलपमेंट करता है, प्रो एम्ब्रियो को वो न्यूट्रिटिव मीडियम सप्लाई करना शुरू कर देगा। ठीक है, और चूंकि ये चारों तरफ घिरा हुआ है तो अभी ये एक सिस्ट जैसा लगेगा, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट, इसको नाम दिया गया है। ठीक है,
तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि थ्योरेटिकली क्या लिखा हुआ है। सो द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला दैट इज ब्लास्टोसिस्ट। तो देखते हैं कि द मास ऑफ सेल forms a hollow ball that is hollow cavity called blastocyst या blastocele, and the process is called blastulation, that is a 64 cell stage. As the amount of nutritive fluid increases in blastocele, the morula enlarges and takes a form of a cyst that is called the blastocyst or blastodermic vesicles, and this happens around fourth day. Cells start to differentiate and separate into outer layer called trophoblast and the inner layer cell called inner cell masses which differentiate as embryo। ठीक, और क्या करेगा कि ट्रोफोब्लास्ट चूंकि बाहर का लेयर है तो उस एम्ब्रियो को, चूंकि वो एम्ब्रियो इनर सेल मास एम्ब्रियो को फॉर्मेशन करने जा रहा है और एम्ब्रियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, सो इट हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड, और उसके लिए ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, पुश कर देता है उसको और अंदर की तरफ पुश कर देता है। ट्रोफोब्लास्ट पुश टू पेरिफेरी टू इनर सेल मास। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अब ये ब्लास्टुला स्टेज में आ गया, ब्लास्टोसिस्ट बन गया, तब ये किस तरीके से ये अटैच्ड करेगा यूटेराइन वॉल से, एंड इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन हम लोग अभी चर्चा करेंगे। इम्प्लांटेशन कैसे ये ब्लास्टोसिस्ट अटैच करेगा, किससे, यूट्रस के वॉल से, दैट इज एंडोमेट्रियम वॉल से कैसे ये अटैच करेगा उसके बारे में देखेंगे। तब क्या बोलते हैं कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो एंडोमेट्रियम वॉल से अटैचमेंट को, प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये 6 दिन से 10 दिन के बीच में होता है, बट ऑन एवरेज दिस अकर्स ऑन द 7th डे जनरली। तो इसके लिए क्या हम लोग बोले कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो क्या बोल रहे थे, ब्लास्टोसिस्ट दैट इज कंटेन्स trophoblast and inner cell mass, but now for the attachment this all over the body is covered with zona pellucida, so this zona pellucida now have to break down, ये इसको टूटना पड़ेगा। टूटने के बाद क्या होगा कि ये ट्रोफोब्लास्ट जो सेल्स लेयर्स रहेंगे वो एंडोमेट्रियम वॉल के साथ वो अटैच्ड होगा, वो कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन करेगा, और कोरियोनिक विलाई बनने से क्या होगा कि वो फिक्स हो जाएगा इनर सेल मास को, इस पूरे स्ट्रक्चर को, ब्लास्टोसिस्ट को वो फिक्स कर देगा एंडोमेट्रियम वॉल में, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो चलिए, अच्छा इसके बाद फिर जब नेक्स्ट वीक में, मतलब सेकेंड वीक के दौरान क्या होता है कि इसका जो इनर सेल मास है वो फर्दर डिफरेंशिएट होता है, फर्दर और डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद बनाता है एक इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बनाता है, और ये इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बनने के बाद वो एक स्पेस क्रिएट करते हैं, तो इपीब्लास्ट बना देता है एमनियोटिक कैविटी और हाइपोब्लास्ट बना देता है यॉर्क सैक का फॉर्मेशन करता है, दो स्पेसेस, दो कैविटी फॉर्मेशन करेगा। तो क्या बोल रहे हैं कि इपीब्लास्ट जो बनेगा वो बनाएगा एमनियोटिक कैविटी और हाइपोब्लास्ट बना देगा यॉर्क सैक का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, क्या बोले अभी तक कि इम्प्लांटेशन होना है, मतलब सिंपल वे में एक लाइन में समझते हुए चलिए, इम्प्लांटेशन समझना है। ठीक है, तो क्या हुआ, ब्लास्टोसिस्ट हुआ, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो गया। ब्लास्टोसिस्ट में क्या बोले थे कि एक पेरीफेरी के चारों तरफ, मतलब बाहरी तौर पर एक सेल्स बना दैट इज कॉल्ड द ट्रोफोब्लास्ट, और इनर में बना इनर सेल मास। और फिर ये चूंकि चारों तरफ जोना पेलुसिडा लेयर से घिरा हुआ है, इसको होना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा। ठीक, तो टूटने के बाद क्या होगा, ट्रोफोब्लास्ट विलाई, कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन करेगा, और वो एंडोमेट्रियम वॉल के साथ 7वें दिन जाकर फिक्स हो जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। फिर उसी समय अब क्या बचेगा, इनर सेल मास बच गया। इनर सेल मास में सेकेंड वीक में क्या होगा, सेल्स डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तब बनाएंगे दो टाइप का सेल्स बनाएंगे, एक बनाएंगे इपीब्लास्ट और एक बनाएगा हाइपोब्लास्ट। इपीब्लास्ट क्या करेगा कि फिर वो एक चारों तरफ एक कैविटी का फॉर्मेशन करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी।
ठीक उसी तरीके से हाइपोब्लास्ट क्या करेगा, वो अपने चारों तरफ एक सैक को, एक कैविटी को सराउंड करेगा और उस कैविटी को हम लोग बोलते हैं यॉर्क सैक। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं कि थ्योरी में क्या लिखा हुआ है कि इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट on the endometrium of the uterus is called implantation, and this occurs between 6 to 10 days, but 7th day generally occurs. Okay, चलिए, trophoblast layer then gets attached to the endometrium and draw nutritive material from the endometrial wall. ये हम लोग डिस्कस कर लिए, कैसे अटैच करेगा ये भी हम लोग बताए कि ट्रोफोब्लास्ट लेयर क्या होता है, कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन करता है। कोरियोनिक विलाई बोलिए क्या है, बार बार हम लोग कोरियोनिक विलाई बोल रहे हैं, तो जैसे इसको ऐसे समझिए, ये सेल का लेयर है, ठीक। अब ये इसी सेल्स के लेयर्स को ये सेल्स आपस में अरेंज इस तरीके से कर लिए, ये इस तरीके से करना शुरू कर दिए, ठीक। तो ये बन गया पूरा ट्रोफोब्लास्ट लेयर का, ये सेल्स बना हुआ है, ये इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल गया, और ये इंडोमेट्रियम वॉल है, तो इंडोमेट्रियम वॉल का सेल्स इन सभी के बीच में आकर फिक्स होगा, तो इंटरडिजिटेटेड होगा, आपस में इंटरकनेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण ये सेल मास को पूरे को अटैच कर देता है, ब्लास्टोसिस्ट को अटैच करवा देता है थ्रू इंडोमेट्रियम वॉल। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। ओके, और ये सब चूंकि ये सब इंडोमेट्रियम वॉल का सेल्स है, तो इन सभी को मिलाकर हम लोग बोल देते हैं प्लासेंटा, जो अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं, प्लासेंटा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रहा है अब, कि इनर सेल मास ग्रो एंड डिफरेंशिएट एंड पार्ट्स become embryo, that is called the embryoblast, but during the second week inner cell mass differentiate further into epiblast and hypoblast and forms two spaces। कौन कौन सा स्पेसेस बतलाए कि जो इपीब्लास्ट सेल्स है, वो इपीब्लास्ट लेयर है, वो बनाएगा क्या चीज़, एमनियोटिक कैविटी, एंड हाइपोब्लास्ट फॉर्म्स प्रिमिटिव यॉर्क सैक। ये देखिए डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है कि देखिए ये हम लोग का डायग्राम ये है, देखिए ये वाला जो पूरा लेयर है, दैट देखिए बाहर वाला दैट इज ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट के अंदर में एपीब्लास्ट, ये पूरा का पूरा हो गया इनर सेल मास। इनर सेल मास फिर से डिफरेंशिएट हुआ और दो लेयर्स बनाए, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, और यही बाद में जाकर 9th डे, सेकेंड वीक बोले, सेकेंड वीक मतलब सेकेंड लगभग 8 या 9th डे, तो 9th डे के बाद क्या होता है कि एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट ये इस तरीके से कैविटी का फॉर्मेशन करेंगे, और ये कैविटी देखिए ये हो गया आपका क्या चीज़, एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी, और ये हो गया यॉर्क सैक। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये इस डायग्राम में देखिएगा, देखिए ये वाला लेयर्स यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं, ये वाला देखिए इस तरीके से अंदर अंदर घुसा है सेल्स ट्रोफोब्लास्ट लेयर को, और इसी को हम लोग बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं यहाँ पर, कुछ एडिशनल जो पॉइंट्स कभी कभार पूछ देता है नीट में, तो उसके लिए भी हम लोग को प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, यू आर द बेस्ट कमांडो भाई, ऐसे मत बोला करिए। ठीक है, तो हम लोग एवरी 360 क्वेश्चंस के लिए, 360 मार्क्स के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो डिस्कस करना है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या है यहाँ पर देखिए बोला गया है, जोना पेलुसिडा डिसइंटीग्रेट इन ब्लास्टुला एंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्लास्टुल सिस्ट विच एम्बेडेड इन एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। और इसका जो इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि दिस प्रिवेंट्स द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन फैलोपियन ट्यूब, और ये अगर इम्प्लांट कर जाए फैलोपियन ट्यूब में, तो वैसे को हम लोग बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, दैट इज एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन फैलोपियन ट्यूब। ये बहुत बार पूछा हुआ है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल डिवाइड्स रैपिडली एंड कवर ब्लास्टोसिस्ट।
अच्छा हाँ, ये बात भी इम्पोर्टेंट है क्या, कि जैसे ही ये इम्प्लांट किया, जैसे ही इस डायग्राम में देखिए, मान ली कि ये इस तरीके से फिक्स किया, तो फिक्स करने के बाद क्या हुआ कि ये सब सेल्स, ट्रोफोब्लास्ट का सेल तो एंडोमेट्रियम वॉल के साथ फिक्स हो गया, तो इस सेल्स को, इस पूरे स्ट्रक्चर को एंडोमेट्रियम जो वॉल है वो कवर अप करना शुरू कर देगा, इसको पूरा ढक देगा। तब क्या लगेगा कि एक दीवार में ये बिल्कुल अंदर से धंस गया, इस तरीके से इसको अटैच्ड हो जाएगा, फॉर्मली अटैचमेंट के लिए इसको कवर अप कर देता है, ठीक है, जिसके कारण लगेगा कि वो धंसा हुआ अंदर एम्बेडेड हो गया है। वही बात है यहाँ पर लिखा है कि आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल डिवाइड्स रैपिडली एंड कवर्स ब्लास्टोसिस्ट, रिजल्ट्स इन ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। और इसके बाद अब प्रेगनेंसी हो जाएगा, मतलब प्रेगनेंसी अब होगा, प्रेग्नेंट हो गई लेडीज, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करते हैं। तो प्रेगनेंसी को डिस्कस करने से पहले जितना भी हम लोग देखे, डिस्कस किए फ्रॉम द इवेंट्स जायगोट्स, उसके बारे में ये सारे पिक्चर में दिया हुआ है डायग्रामेटिकली, हर एक स्टेप एक एक दिन को डिस्क्राइब करते हुए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या बोले कि ऑन द फर्स्ट डे जब फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद आफ्टर 30 आवर्स क्या होता है, फर्स्ट क्लीवेज होता है। फर्स्ट क्लीवेज हुआ, क्लीवेज होने के बाद फिर और क्लीवेज होगा, सेकेंड डे, थर्ड डे क्लीवेज हुआ, और फोर्थ डे मोरुला स्टेज बन गया। मोरुला स्टेज में डिफ्रेंशिएशन होना शुरू होगा, सेल डिफ्रेंशिएट करेगा, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या बोले कि दो लेयर्स का फॉर्मेशन करेगा, एक पेरीफेरी की तरफ जो बना देगा ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, और इनर जो अंदर में पड़ा हुआ रहेगा वो बना देगा इनर सेल मास, ठीक। उसके बाद फिर क्या होगा, अभी तक सारा स्टेज की क्या बोले थे, वो चारों तरफ जोना पेलुसिडा लेयर से घिरा हुआ है, जो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है, ठीक। अब सिक्स्थ डे क्या होगा, ब्लास्टुला स्टेज आएगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। तो ब्लास्टोसिस्ट के बाद अब उसको जोना पेलुसिडा लेयर को टूटेगा टूटेगा, इसको बोलते हैं जोना हैचिंग। जोना हैचिंग के बाद अब ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो सेल्स है वो एम्बेड करेगा, वो कोरियोनिक विलाई, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएगा जो एंडोमेट्रियम वॉल के साथ अटैचमेंट करेगा, ठीक। और अटैचमेंट करने के बाद सारा न्यूट्रिटिव मीडिया एब्जॉर्ब करेगा एंडोमेट्रियम वॉल से और सप्लाई करेगा इनर सेल मास, जो कि वो एम्ब्रियो को फॉर्मेशन करने का जा रहा है, फ्यूचर एम्ब्रियो है, हम लोग इसको बोल सकते हैं, प्रो एम्ब्रियो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यही बात यहाँ पर है, ये देखिए ये हो गया यूट्राइन एपिथेलियम, यहाँ देखिए ऊपर एक फिंगर की तरह इस तरीके से ट्रोफोब्लास्ट लेयर इजेक्ट हुआ है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कोरियोनिक विलाई। और वो जब अटैच्ड हो गया एंडोमेट्रियम वॉल से, तो न्यूट्रिटिव मीडियम इस इनर सेल मास को प्रोवाइड करेगा। इतना होने के बाद अब इंडोमेट्रियम वॉल इसको चारों तरफ से कवर अप कर लेगा और ये एम्बेडेड हो जाएगा, धंस जाएगा किस में, एंडोमेट्रियम वॉल में, और वो फिक्स हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। फिर उसके बाद क्या बोले कि सेकेंड वीक में क्या होगा कि जो इनर सेल मास है उसमें फिर से सेल डिफरेंशिएशन होगा, और सेल डिफरेंशिएशन होने के बाद वो दो लेयर्स का फॉर्मेशन करेगा, एक एपीब्लास्ट और दूसरा हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट सेल आपस में एक कैविटी बनाएगा मिलकर, जिसको हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी, और उसमें एमनियोटिक फ्लूइड्स भरे हुए रहेंगे, उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है, हाइपोब्लास्ट लेयर बच गए, हाइपोब्लास्ट आपस में एक कैविटी का सराउंड करेंगे, और उस कैविटी को हम लोग बोलते हैं यॉर्क सैक। यहाँ तक हम लोग चर्चा कर लिए, ठीक। अच्छा, अभी हम लोग जो एक चर्चा किए कि एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड रहते हैं, उसका काम क्या है, तो उसको हम लोग यूज़ करते हैं फीटस के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। फीटस में कहीं कोई जेनेटिकल डिजीज़ नहीं हो गया उसके बारे में, उसको स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड्स को। तो इन सभी के लिए वो एमनियोटिक फ्लूइड्स को इंजेक्शन के थ्रू निकाल कर उसको स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एमिनोसिंथेसिस बोलते हैं। क्लियर है। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं, अब देखते हैं प्रेगनेंसी क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस कैसे और होता है। ओके।